हेलो स्टूडेंट्स, आज अब हम पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो अगला टॉपिक चलेंगे। यहाँ से एनएमआर में क्या हम जनरली पीएमआर वर्ड कहेंगे, क्योंकि इसके आगे में क्या है H1 एनएमआर या प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के ही टॉपिक पे आपका मेनली फोकस करूंगा। ठीक है, तो कोशिश करेगा कि आपका यहाँ से पीएमआर आपका एक तरह से प्योरली पीएमआर पे चल रहे हैं। होने को सभी स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स का प्रिंसिपल तो सभी का सेम ही रहता है, इसलिए यहाँ तक की चीजें कॉमन थी। इसके आगे पीएमआर को हम चल रहे हैं तो उसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो देखिए आज हमारा जो टॉपिक है वो है इन्वायरमेंटल इफेक्ट इन द पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो देखिए इन्वायरमेंटल इफेक्ट इन पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिफाइन करना है। तो देखिए सपोज हमने एक कोई कंपाउंड लिया गया CH3 CH2 CH, चलिए ये ले लो, OH ले लो, अल्कोहल ले लेते हैं। ठीक है, इथाइल अल्कोहल है। तो इस कंपाउंड का हमने क्या करना है, पीएमआर स्पेक्ट्रा डिफाइन करना है। ठीक, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपने क्या कर दिया, इस कंपाउंड का सॉल्यूशन क्रिएट कर लिया, सैंपल आपने जनरेट कर दिया इसका। ठीक है, इस सैंपल में आपने एक फिक्स क्या लगा दिया, H0 लगा दिया। ठीक हो गया, और एक कांस्टेंट आपने H0 लगा दिया। कांस्टेंट H0 लगाने का मतलब कौन सी मेथड से चल रहे हैं, आप लीनियर स्वीप मेथड से। ठीक है, कांस्टेंट H0 आपने अप्लाई कर दिया तो आपका क्या होगा, अल्फा बीटा के बीच का एक फिक्स गैप क्रिएट हो जाएगा ना। हमने कहा था ना, एक कांस्टेंट H0 पर आपका क्या होगा, जो अल्फा स्पिन स्टेट पे न्यूक्लियाई है, ध्यान से सुनेगा, एक कांस्टेंट H0 जब हमने लगा रखा है तो अल्फा स्पिन स्टेट पे जो न्यूक्लियाई है उसका एक फिक्स क्या होगा, प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक हो गया, अब उसमें हम आरएफ रेडिएशन डाल रहे हैं परपेंडिकुलर, तो आरएफ रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी जब उस प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगा तो स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई का अल्फा से कहां ट्रांसफर हो जाएगा, बीटा में हो जाएगा। कहने का अल्फा से बीटा में ट्रांसफर हो जाने का मतलब उस फ्रीक्वेंसी पे, कहने का मतलब कि अल्फा और बीटा के बीच का गैप उतना ही है जितना कि प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी है और जितना कि आपका जो आरएफ रेडिएशन उसके साथ रेजोनेंस कर रहा है। ठीक है, मैंने कहा ना प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी के बराबर क्या है, जब आरएफ रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी तब अल्फा टू बीटा जाएगा। इसका मतलब अल्फा बीटा के बीच का जो एनर्जी गैप है वो भी उतना ही होता होगा जितना कि प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी या क्या है उस प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करने वाली आरएफ रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, तो यहां पे हमने अब ये डाल दिया इसमें, चलिए परपेंडिकुलर इसमें क्या डाल दिया हमने, आरएफ रेडिएशन को इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक हो गया, तो ऐसे समझो इसको, देखो डायग्राम से यदि हम डिफाइन करते हैं तो नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और ये आपका एक स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई था जो अल्फा स्पिन स्टेट पे क्या कर रहा है, आपका प्रिसिशनल मोशन कर रहा होगा। जैसा आपने कंपाउंड का सैंपल बनाया है, कितने प्रोटॉन है हमारे पास, 6 प्रोटॉन है। तो हमने जैसे इसमें प्रोटॉन के सैंपल में आपका एक कांस्टेंट H0 लगा दिया। सपोज H0 की जो वैल्यू लगाई आपने वो कितना लगा रखा, 1.41 टेस्ला का आपने H0 लगा दिया कांस्टेंट। ठीक हो गया, तो उस समय ये फिर उसी फॉर्मूले पे आ रहा हूं मैं, बार बार इन फॉर्मूलों का यूज होगा, इनको अच्छे से कोशिश करें। बीटा H0 डिवाइडेड बाई I इंटू H। ठीक हो गया, इस फॉर्मूले में H0 की वैल्यू 1.41 टेस्ला पुट करोगे, म्यू और बीटा की वैल्यू आपको पता है, IH, ये सारे वैल्यू आपके नोन है पर्टिकुलर न्यूक्लियाई के केस में, प्रोटॉन के केस में। ठीक है, तो आपका न्यू जीरो की जो वैल्यू आती है वो आती है 60 मेगाहर्ट्ज। इसका मतलब जो अल्फा स्पिन स्टेट पे जो न्यूक्लियाई आपका क्या कर रहा होगा, यहाँ पे प्रिसिशनल मोशन कर रहा होगा, उस प्रिसिशनल मोशन करने वाले न्यूक्लियाई की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 60 मेगाहर्ट्ज होगी। ठीक हो गया, तो इसमें आपने क्या डाला था, आरएफ रेडिएशन डाला गया है। तो आरएफ रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे, धीरे धीरे लीनियर स्वीप कर रहे हैं, मेथड से चल रहे हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे। जैसे ही इसकी क्या प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी दैट इज 60 मेगाहर्ट्ज के इक्वल इस आरएफ रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ये हम ऑसिलेटर से फ्रीक्वेंसी को क्या है इंक्रीज करते जाएंगे। तो जैसे ही इसकी फ्रीक्वेंसी आरएफ रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी के इक्वल दैट इज 60 मेगाहर्ट्ज के इक्वल हो जाएगा, तो आपका जो स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई वो कहां से, अल्फा स्पिन स्टेट से बीटा स्पिन स्टेट में ट्रांजिशन कर जाएगा। तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको एक क्या मिल जाएगा, एक ग्राफ मिल जाएगा आपको, ये स्पेक्ट्रा, ये आपका फ्रीक्वेंसी हो गया। ठीक होगा ना, और यहां इंटेंसिटी। ठीक है, ये आपका
डिपेंडेंट क्या है, एक्सेस होता है, ये इंडिपेंडेंट एक्सेस जो वेरिएबल होगा वो इस एक्सेस में आपका रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये हो गया आपका 60 मेगाहर्ट्ज पे, आपका कितने पे, 60 मेगाहर्ट्ज पे, सॉरी, आपका क्या होगा, एक पीक आपको अपीयर हो जाएगा। अभी इतना तो अभी तक के जो मेथड जो हमने पढ़ा है अभी तक का पूरा एनएमआर, उससे तो आपको यही ऑब्जर्व हो रहा है कि आपने किसी कंपाउंड का सैंपल बनाया तो उसमें हमारे पास बहुत सारे स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई हैं और ये इंटेंस पीक है, क्योंकि 6 प्रोटॉनों का सिग्नल है, इसलिए इंटेंस होगा। कि ये भी ध्यान रखें कि, तो खैर आगे हम ज्यादा इस पर डिस्कशन करेंगे, जितने ज्यादा प्रोटॉनों का सिग्नल होगा उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी एनएमआर पीक की, ठीक है। तो आपका 6 प्रोटॉनों का हमारे पास सैंपल था, उसमें हमने एक कांस्टेंट H0 1.41 टेस्ला रखा। तो उस समय आपका जो इसके अंदर स्पिन एक्टिव न्यूक्लियर होता होगा वो उसकी प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी कितनी होती होगी, 60 मेगाहर्ट्ज। इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इतनी आपकी उसकी प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी होती होगी। तो उस प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी पर यदि आपने क्या डाला, यहां से आरएफ रेडिएशन को इंट्रोड्यूस किया परपेंडिकुलर, तो जैसे ही आरएफ रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी 60 मेगाहर्ट्ज के इक्वल या प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगा, तो ये क्या करेगा, फ्लिप करके आपका अगेंस्ट टू फील्ड चला जाएगा, या अल्फा से बीटा में ट्रांसफर कर जाएगा, जो भी कहते हैं, ठीक है। एक सिंपल वे में अल्फा से बीटा कहते हैं, नहीं तो विद द फील्ड है, विद द फील्ड से आपका क्या हो जाएगा, अगेंस्ट टू फील्ड हो जाएगा, ठीक है। तो आपका उस समय आपका ये इंटेंस पीक मिलेगा। इंटेंस इसलिए मिला क्योंकि 6 प्रोटॉन का सिग्नल है, इसलिए हाई इंटेंस होगा, और एक सिंगल पीक मिलेगा भैया। लेकिन इस सिंगल पीक से हमको कोई क्या है, कंक्लूजन में पहुंच सकते हैं क्या, किसी कंपाउंड का यदि हमने डिफाइन करना है तो इस कंपाउंड के बारे में क्या आइडिया मिलेगा, कुछ भी आइडिया नहीं मिल सकता है सिंगल पीक से। ऐसे कोई भी कंपाउंड आपने लिया तो उसमें मान लिया आपने ये ले लिया CH3 CH2O CH3, इथाइल मिथाइल ईथर ले लिया, तो इसका आपने सॉल्यूशन बनाओगे तो इसमें 3 3 6 और 2 8 प्रोटॉन है, स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई है। तो आपने जैसे सैंपल बनाया 8 प्रोटॉनों का या इस कंपाउंड का, उसमें आरएफ डालेंगे तो एक कांस्टेंट H0 पर क्या होगा, एक कांस्टेंट H0 पर एक फिक्स क्या होगा, आपका प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी होता होगा, एक फिक्स प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी होगा तो क्या होगा, सारे के सारे न्यूक्लियाई क्या होंगे, 8 के 8 न्यूक्लियाई क्या है का जो प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी होगा वो क्या होता होगा, अभी तक के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग है वो सेम होता होगा। तो आरएफ रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी उसके प्रिसिशनल के इक्वल होगी, तो सारे न्यूक्लियाई एक ही साथ ट्रांसफर करेंगे तो एक सिंगल पीक मिलेगा। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अभी तक का जो हमको ऑब्जर्वेशन था, अभी तक जो हमने स्टडी की हुई है उसके अकॉर्डिंग तो ये लग रहा है कि स्पिन एक्टिव न्यूक्लियर सारे प्रोटॉन ही है, तो सारे प्रोटॉन है तो आपका सभी प्रोटॉन का आपका प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, एक फिक्स H0 पर, एक फिक्स H0 पर सारे प्रोटॉनों का आपका क्या होगा, सारे प्रोटॉनों के लिए तो एक फिक्स H0 लगा रखा ना आपने, ये H0 तो सभी के लिए कॉमन है, तो सभी का प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी सेम होता होगा, तो सभी के लिए आपका क्या है, रेजोनेंस करने वाली फ्रीक्वेंसी जो आरएफ रेडिएशन की होगी वो भी सेम होगी, तो सभी एक ही फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करके ट्रांसफर करेंगे तो सभी का एक कॉमन पीक आना चाहिए। लेकिन एक्चुअली आपका ऐसा होता नहीं है, ठीक है। अब यहीं से हमारा इन्वायरमेंटल इफेक्ट क्या होता है उसको हम क्या है डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, जरा सुनिएगा, इस कंसेप्ट को दिमाग में रखे रखिए फिलहाल है। अब मैं आता हूं इस कंपाउंड में आ जाता हूं, देखिए जैसे ये है ना भैया HCH एंड OH, तो ये कहता है कि आपका जो वेरियस प्रोटॉन्स हैं स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई हैं ना, उनके एनवायरनमेंट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, हर बॉन्ड में 2-2 इलेक्ट्रॉन तो होंगे ना, तो ईच बॉन्ड में जहां पे हाइड्रोजन किसी के साथ अटैच हो उस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं इस स्पिन एक्टिव न्यूक्लियर के या इसके जो भी है क्या है, ईच स्पिन एक्टिव न्यूक्लियर के एनवायरनमेंट में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रखते हैं यहाँ पे अपना, ठीक है। तो ये कहता है कि ये जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है, ये मैं इसका एक रफ पिक्चर आपको ऐसा बना देता हूं, ठीक है। ये स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई है, सपोज हमारे पास ये स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई है, ठीक है। तो इसके एनवायरनमेंट के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसके चारों ओर इस तरह से सर्कुलेशन करते हैं या मोशन करते हैं कि वो भी अपना एक क्या करते हैं मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने लगता है, ठीक है ना। ये इसके एनवायरनमेंट में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन को मैं ऐसे दिखाता हूं उसका, ये यहां से नीचे को डायरेक्शन होगा, ये ठीक हो गया, ठीक हो गया, ये नीचे को है, ये साइड से ऐसे हैं ऐसे, तो ये साइड से ऊपर को और ये नीचे को, और आपने H0 जो लगा रखा है उसका डायरेक्शन कहां को लिया था, ऊपर, ठीक। तो ये कहता है कि हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है, ये डायरेक्शन उसका। तो देखिए न्यूक्लियस वाले रीजन में
ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियस वाले रीजन में एक लाइन से हम ऐसे शो कर देते हैं इसको, है न्यूक्लियस वाले रीजन में देखे तो ये बीच वाला रीजन है ना जहां न्यूक्लियस है, H0 तो ऊपर को है, लेकिन न्यूक्लियाई के या प्रोटॉन के इन्वायरमेंट में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है, केमिकल इन्वायरमेंट में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा जनरेटेड जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन कहां को है, नीचे को है। H0 ऊपर को है न्यूक्लियस वाले रीजन में, और ये कहां को है, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा जनरेट, ये जो क्या है इलेक्ट्रॉनों के द्वारा जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वो ऐसे दिखाता है, ये साइड से ऊपर को, ये फिर नीचे को, फिर नीचे को, फिर साइड से ऊपर को, ऐसे इस साइड से, ठीक है। तो आपका ये नीचे को है, H0 कहां को है, ऊपर को है। तो इस न्यूक्लियस तक उतना H0 नहीं पहुंचेगा जितना कि हमने लगाया। जैसे मैंने 1.41 टेस्ला का एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया था, तो उतने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पर इस स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई के लिए का जो क्या है प्रिसिशनल मूव क्या है फ्रीक्वेंसी होना चाहिए था, वो इतना होना चाहिए था। यदि सारा का सारा जितना हमने इस पे लगाया, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मैंने लगाया इस स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई पे, यदि वो सारा का सारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस न्यूक्लियस तक पहुंचता तो क्या होता, आपका ये जो न्यूक्लियस है इसका जो प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी होता है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो 60 मेगाहर्ट्ज होता। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपका न्यूक्लियस वाले रीजन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और प्रोटॉन के इन्वायरमेंट के जो इलेक्ट्रॉन है, इन्वायरमेंट में जो इलेक्ट्रॉन है उनके द्वारा जनरेटेड इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के अपोज में। तो इस न्यूक्लियस तक पहुंचने वाला जो क्या है रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा। कितना होगा, H इफेक्टिव लिख लेते हैं कम, इफेक्ट इक्वल टू कितना होगा, H0। इतना तो हमने लगाया था, ठीक हो गया, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉनों के द्वारा जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड अपोज में है तो उन्होंने इसको कुछ कैंसिल आउट कर दिया होगा, तो माइनस H इंड्यूस्ड, इनके द्वारा जो क्या है इन्वायरमेंट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है उनके द्वारा जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड को मैंने H इंड्यूस्ड कह दिया, ठीक हो गया। तो उसने H0 को अपोज किया हुआ है, तो उस H0 में से इतना वैल्यू घटेगा, तो आपका जो अब इतना रिड्यूस करने के बाद जो क्वांटिटी बचेगी वो इफेक्टिव मतलब न्यूक्लियस उतने मैग्नेटिक फील्ड को रियलाइज करेगा। अभी तक हम मान के चल रहे थे कि न्यूक्लियस जितना हमने लगाया उतने मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, महसूस करेगा, उसके अकॉर्डिंग प्रिसिशन करेगा 60 मेगाहर्ट्ज पे। लेकिन अब हमने क्या किया, इन्वायरमेंट के इलेक्ट्रॉनों ने भी कुछ अपना क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया। वो मैग्नेटिक फील्ड डायमैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी कहते हैं इसी फिनोमेना को, ठीक है। ये इन्वायरमेंट के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा जनरेटेड क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करके H0 को अपोज करने का जो फिनोमेना है ना, इसको डायमैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी भी कहते हैं या डायमैग्नेटिक शील्डिंग कहते हैं, ठीक है। और ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है डायमैग्नेटिक करंट हुआ अभी आपका, ठीक है। ये क्या हुआ, डायमैग्नेटिक करंट। और ये जो फिनोमेना है न्यूक्लियाई को इलेक्ट्रॉनों के इन्वायरमेंट के द्वारा क्या है जो जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड है उसके द्वारा क्या है H0 से क्या करना, उसको सील्ड कर दिया, ढक दिया। बीच में न्यूक्लियस है, चारों ओर से इलेक्ट्रॉनों ने अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रखा है जो कि अपोज कर रहा है H0 जो ऊपर को लग रहा है उसको, ठीक है। तो उन्होंने H0 जो आपको न्यूक्लियाई के ऊपर जो H0 लगाना था उससे क्या कर दिया, इस न्यूक्लियाई को क्या कर रखा है, सील्डिंग कर रखी है, स्क्रीनिंग कर रखी है, जो भी कहते हैं, इसलिए उसको हम क्या कह रहे हैं डायमैग्नेटिक शील्डिंग या डायमैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी कहते हैं। और ये जो क्या है इनके द्वारा जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज कॉल्ड एज डायमैग्नेटिक करंट, ठीक है। तो अब हमारा जो न्यूक्लियाई होगा, ईच न्यूक्लियाई जो होगा कंपाउंड के अंदर, ठीक है, उस पे जो आपका रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड पहुंचेगा वो कितना होगा, H इफेक्टिव होगा आपका, ठीक है। तो H इफेक्टिव को यदि आप अब यहां पे आप H0 नहीं रख के चलेंगे, मेरी बात समझना है ध्यान से। अब यहां H0 नहीं रखेंगे तो हर न्यूक्लियाई के लिए आपका क्या होगा, जो रिजल्टेंट होगा H इफेक्टिव होगा। H इफेक्टिव H0 से थोड़ा सा क्या है, कम है। H0 में से थोड़ा सा कम किया ना हमने, जो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड था उसकी वैल्यू को हमने क्या कर दिया, ये इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड का जो क्या है वैल्यू था उसको हमने उसमें से कम किया, तो आपका इफेक्टिव क्या आएगा, H0 से थोड़ा कम आएगा। तो ये कम आएगा तो ये न्यू 0 भी क्या होगा, थोड़ा सा 60 मेगाहर्ट्ज से क्या आएगा आपका, कम आएगा। ये कुछ बात समझ में आई ना। तो 60 मेगाहर्ट्ज से कम आएगा, तो 60 मेगाहर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी पे क्या कर रहा होगा, प्रिसिशन कर रहा होगा। तो अब हम RF रेडिएशन डालेंगे, तो RF रेडिएशन भी क्या होगा, जो इसके साथ मैच करेगी, इसके प्रिसिशन फ्रीक्वेंसी के साथ, वो भी 60 मेगाहर्ट्ज से क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो जो हमारा सिग्नल आएगा भैया वो क्या आएगा आपका 60 मेगाहर्ट्ज से नीचे फ्रीक्वेंसी पे आ जाएगा, ठीक है। अब वो भी एक ही नहीं आएगा, देखिए
इस प्रोटॉन का एनवायरनमेंट कुछ और है, इन दोनों प्रोटॉनों का एनवायरनमेंट कुछ और है, इन दोनों प्रोटॉनों का इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट कुछ और है। देखिए ये डायरेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो ये ऑक्सीजन अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो आपका हाइड्रोजन के एनवायरनमेंट में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, उतनी ज्यादा नहीं रहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा है तो अपनी ओर खींचता है इलेक्ट्रॉनों को ना, तो हाइड्रोजन के एनवायरनमेंट में उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा नहीं होगा इस प्रोटॉन के एनवायरनमेंट में, तो क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, H इंड्यूस भी क्या होगा, कम होगा, इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा तो इंड्यूस कहां से ज्यादा होगा, तो ये कम होगा, तो ये क्या होगा उस केस में थोड़ा ज्यादा रहेगा, होने के लिए H0 से तो कम ही होगा इफेक्टिव, लेकिन ये घटने वाला फैक्टर छोटा सा है, तो ये थोड़ा सा बड़ा आएगा, मेरी बात समझ में आया ना, थोड़ा सा बड़ा आएगा, तो आपका OH प्रोटॉन का सिग्नल जो होगा तो थोड़ा सा आपका शिफ्टेड होगा, क्यों, क्योंकि H0 में से थोड़ा सा क्वांटिटी घटने वाला है, तो इफेक्टिव H0 से थोड़ा सा कम है, H0 से थोड़ा सा कम होगा, तो H0 जो हम पहले पुट कर रहे थे उसकी जगह अब मैं OH वाले प्रोटॉन के लिए H इफेक्टिव रखूंगा, तो H0 से थोड़ा सा कम हो, मान लीजिए 1.41 टेस्ला लग रहा था इस पे, H0 जब पुट कर रहा था, अब 1.40 हो सकता है, ठीक हो गया, तो थोड़ा सा कम होगा, तो ये 60 मेगाहर्ट्ज से हल्का सा कम होगा, तो थोड़ा सा और लोअर फ्रीक्वेंसी पे सिग्नल आ गया OH प्रोटॉन। अब देखिए ये दो हाइड्रोजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से थोड़ा सा दूर है, मतलब जितना ये था उतना नजदीक नहीं है, तो यहां से भी ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, लेकिन इन तीन पे ये तीन प्रोटॉन बहुत ज्यादा दूर है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, तो ये ऑक्सीजन इनसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर को विड्रॉ नहीं कर सकता, इसलिए इनके एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी इन तीन प्रोटॉनों के एनवायरनमेंट में, तीनों आइडेंटिकल रहेंगे, ठीक है, तो तीनों के एनवायरनमेंट में आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगा, तो इनके लिए इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, ज्यादा होगा, तो ये ज्यादा होगा, तो ये बहुत कम आएगा इनके लिए, इफेक्टिव बहुत कम आएगा H0 के, जो मैंने कहा बार बार, अब हम इफेक्टिव रखेंगे, इफेक्टिव कम पुट करेंगे, तो प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी भी 60 मेगाहर्ट्ज से काफी कम होगी, 60 मेगाहर्ट्ज से काफी कम होगी, तो जो RF रेडिएशन जो एब्जॉर्ब करेगा ये, वो भी 60 से काफी कम, क्योंकि जिस फ्रीक्वेंसी पे प्रिसिशन कर रहा होगा उतना ही तो एब्जॉर्ब होना है ना, तो ये काफी कम होगा, तो CH3 प्रोटॉनों का जो सिग्नल होगा वो आपका सबसे कम फ्रीक्वेंसी पे होगा, ठीक है इतना तक। फिर इन दोनों का इलेक्ट्रॉन डेंस क्या है, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस एनवायरनमेंट में थे, ठीक हो गया, और ये ऑक्सीजन से थोड़ा सा नजदीक है, तो आपका थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो हल्का सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी उतनी नहीं होगी जितना कि इस हाइड्रोजन पे डेफिशिएंसी थी, क्योंकि तो डायरेक्ट ऑक्सीजन से जुड़ा था ना, बहुत ज्यादा खींचेगा, तो यहां पर भी थोड़ी डेफिशिएंसी, इनसे ज्यादा डेफिशिएंसी, उससे कम डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी कह रहे हैं, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की जो वैल्यू होगी वो इनसे कम उससे ज्यादा, तो आपका क्या होगा, तो इन दो प्रोटॉनों के लिए आपका क्या होगा, इंड्यूस क्या होगा भैया, OH वाले प्रोटॉन से ज्यादा होगा, CH3 वाले प्रोटॉनों से क्या होगा, कम, क्योंकि ये सबसे ज्यादा शिल्डेड है, एनवायरनमेंट में इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है, तो इनका इंड्यूस क्या होगा आपका इन दोनों के बीच का होगा, तो आपका इफेक्टिव भी आपका थोड़ा सा इंटरमीडिएट नेचर का होगा, तो ये 60 मेगाहर्ट्ज से थोड़ा कम होगा, समझा ना, कितना कम होगा, OH वाले प्रोटॉन से भी कम होगा, CH3 वाले प्रोटॉन से ज्यादा, तो इनका जो सिग्नल आएगा वो कहीं यहां आएगा, ये CH2 प्रोटॉनों का सिग्नल हो गया, तो ये हाइट क्यों निकाल के, तीन प्रोटॉन का सिग्नल है, ये दो का है, ये एक का है, मैंने कहा इंटेंसिटी आपका किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो कि उस सिग्नल को अपीयर कर रहे हैं या प्रोवाइड कर रहे हैं उसके नंबर पे डिपेंड करता है, ठीक है, तो ये हो गया भी आपका क्या है, इन्हीं तीन प्रोटॉनों को हम क्या कहते हैं, शील्डेड सिग्नल कहते हैं, ठीक है, ये क्या हुआ, शील्डेड प्रोटॉन हो गए, जिनके एनवायरनमेंट में हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, तो वो शील्डेड प्रोटॉन हुआ, ठीक है, और OH वाला प्रोटॉन क्या हुआ, डीशील्डेड प्रोटॉन हुआ, डीशील्डेड मतलब जिसके एनवायरनमेंट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है, क्योंकि ये डायरेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा, तो खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है, तो डीशील्डेड प्रोटॉन जो होगा वो हाई फ्रीक्वेंसी में, एक जनरल फ्लो चार्ट बनाओ, देखो प्रोटॉन इन इलेक्ट्रॉन रिच एनवायरनमेंट, ये हो गया, तो इसके लिए क्या होगा, हाई H इंड्यूस होगा, ये जिन प्रोटॉनों के लिए आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच एनवायरनमेंट है, क्योंकि ऑक्सीजन से बहुत दूर है, तो ऑक्सीजन खींच नहीं पाएगा इनसे, तो इनके एनवायरनमेंट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन रिच एनवायरनमेंट में तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इनके न्यूक्लियर के चारों ओर क्या है, इंड्यूस भी बहुत ज्यादा क्रिएट करेंगे, तो इंड्यूस ज्यादा होगा तो इफेक्टिव क्या हो जाएगा उनके लिए, कम, तो क्या होगा इनके लिए, लो H इफेक्टिव होगा,
ठीक हो गया। एच इफेक्टिव लो होगा तो क्या होगा भैया, एच इफेक्टिव लो होगा तो आपका प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी भी क्या आएगा, इनका कम आएगा। प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी कम आएगा तो चलो इसको लिख लो, लो न्यू जीरो क्या होता है, प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो लो प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी को तो जो आरएफ रेडिएशन एब्जॉर्ब होने वाला है उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल अपीयर करेगा, ठीक है। तो ये दे देगा आपका क्या, लो फ्रीक्वेंसी आरएफ रेडिएशन एब्जॉर्ब, ठीक है, ठीक है। लो फ्रीक्वेंसी का आरएफ रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि मैंने कहा कि इंड्यूस ज्यादा है तो इफेक्टिव कम, इफेक्टिव कम होगा, यहां H0 की जगह इफेक्टिव रखते हैं, इफेक्टिव कम होगा तो प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी बहुत कम होगा, प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी आपका कम होगा तो जो आरएफ रेडिएशन जो उसके साथ मैच करेगी वो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, कम होगी। तो आपका है लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, ये हो गया। इतनी बात समझ में आया ना। तो ये हुआ भी आपका किसके लिए, शील्डेड प्रोटॉन के लिए आपका, ठीक है। ऐसे प्रोटॉन जिनके इन्वायरमेंट में हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा या जो क्या है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रिच इन्वायरमेंट में होगा, उनके लिए क्या होगा, इंड्यूस बहुत ज्यादा होगा, जो उसके न्यूक्लियर के चारों ओर आपका इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो बहुत ज्यादा होगा। तो इंड्यूस ज्यादा होगा तो आपका इफेक्टिव क्या होगा, कम होगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो लो इफेक्टिव हो गया, इफेक्टिव कम होगा तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आओगे तो प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी भी क्या आएगा, 60 मेगाहर्ट्ज से बहुत कम हो जाएगा, समझा ना। तो उसका क्या है, प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी भी क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा। लो न्यू जीरो प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी हो, लो प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी लो है तो ये जो आरएफ रेडिएशन को जो एब्जॉर्ब करेगा वो भी तो आपका क्या है, प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी के बराबर फ्रीक्वेंसी का ही आरएफ रेडिएशन एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। यदि प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी कम आ रहा है तो आरएफ रेडिएशन जो एब्जॉर्ब होगा वो भी क्या होगा, कम होगा। तो लो फ्रीक्वेंसी आरएफ रेडिएशन एब्जॉर्ब लिखा हमने, ठीक है। लो फ्रीक्वेंसी आरएफ रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा तो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल मिल गया इसका, ठीक है। जबकि इसके बदले इस प्रोटॉन की बात करूं तो ये हुआ, तो ये कंडीशन क्या हुई, शील्डिंग की हुई है। शील्डेड प्रोटॉन के लिए आपका ये सिचुएशन होगा भी आपका, ठीक है। और डीशील्डेड प्रोटॉन के लिए क्या होगा, जो प्रोटॉन आपका क्या होगा, ये जैसे ये प्रोटॉन है डीशील्डेड प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन इन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एनवायरनमेंट हो जाए, क्योंकि ऑप्शन अपनी ओर खींचता है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एनवायरनमेंट में वाला प्रोटॉन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एनवायरनमेंट में होगा तो आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो क्या इंड्यूस कहां से होगा, जो प्रोटॉन के चारों ओर के इलेक्ट्रॉन थे उनके द्वारा इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है इस प्रोटॉन के चारों ओर, ठीक हो गया। तो लो एच इंड्यूस हो गया, इंड्यूस लो होगा तो इफेक्टिव क्या होगा, ज्यादा होगा। इफेक्टिव ज्यादा होगा तो क्या होगा भैया, इफेक्टिव ज्यादा कैसे हो, ज्यादा होगा तो देखिए एच इफेक्टिव की वैल्यू रखोगे यहाँ पे तो ये ज्यादा रखोगे तो न्यू जीरो भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। ये ज्यादा आएगा तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ प्रिसिशन कर रहा होगा तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करेगा, तो वहां हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल मिलेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो शील्डेड प्रोटॉन है या इलेक्ट्रॉन रिच एनवायरनमेंट में प्रोटॉन है उनका आपका लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है, और जो डीशील्डेड प्रोटॉन होते हैं जिनको हम डीशील्डेड वर्ड कह रहे हैं वो होगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एनवायरनमेंट का प्रोटॉन, ठीक है। उनके लिए आपका क्या होगा, आपका हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल मिलेगा। कैसे, इस फ्लोचार्ट से, इन फॉर्मूलों से आप इजीली उसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब एक टर्म और आता है इसके अंदर ना, एक टर्म और यूज होता है, दैट टर्म इज नोन एज अप फील्ड सिग्नल एंड डाउन फील्ड सिग्नल, जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो अप फील्ड सिग्नल और डाउन फील्ड सिग्नल का जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, इसको मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिफाइन कर देंगे, ठीक है। चलिए इस वीडियो में आप इतना देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पीएमआर का, ठीक है। चलिए थैंक यू।